हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 18 नवंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो करंट के साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप अटेम्प्ट कर सको। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात जो की जा रही है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इलेक्शंस अभी होंगे, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है कहाँ पे, कर्नाटका में 25 सीट्स पे ये इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है हम लोगों के लिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं, कर्नाटका में हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इसमें डिफरेंस क्या है और कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या रहता है? जहाँ पे दो हाउसेज हैं, ठीक है। एक तो रहता है यूनिकैमरलिज्म, एक तो रहता है बाई कैमरलिज्म, ठीक है। तो यूनिकैमरलिज्म यानी कि एक हाउस की बात हो रही है, बाई का मतलब आपको पता ही है कि दो चीज़ों की जहाँ पे बात हो रही हो, ठीक है। तो बाईकैमरलिज्म यानी कि दोनों हाउसेस कौन कौन सी स्टेट्स में है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन से स्टेट्स में है। ऐसे स्टेट्स यहाँ पे दोनों हाउसेस हैं, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो ये तो एक पेयर हो गया, ये भी क्लियर। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये भी एक पेयर हो गया। JNK जो है ये अब नहीं, ओनली 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे दोनों हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। JNK नहीं है, पहले ओरिजिनली 7 थे, अब कितने 6 है। कर्नाटका और महाराष्ट्र पेयरिंग में आप याद कर सकते हैं, क्लियर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से 2014 में इसको अलग किया गया, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश और क्या है, बिहार, ये भी पेयरिंग में आप याद रख सकते हैं। और कर्नाटका और महाराष्ट्र, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कितनी ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे दोनों हाउसेज हैं, वो है 6 टोटल, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, क्लियर है इतना। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग में आप याद रखें, JNK अभी नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं, क्लियर। अब यहाँ पे बात करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में है स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे आपको क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट के आपको कितने पार्ट्स देखने को मिलते हैं? एक तो रहे राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, और थर्ड क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं आ जाएगा इसमें, पूरा प्रेसिडेंट का ऑफिस आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, स्टेट के किसी एग्जाम में, तो वहाँ पे मैंने देखा था। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट का ऑफिस इसमें आया था पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपको स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरफ रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक तरफ रहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तीसरा है गवर्नर का ऑफिस जो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इतनी चीज़ पहले तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद जो है वो किस किस को बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ये रेज कर लूँ, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंस है, ये हम आज जानेंगे। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और लोअर हाउस भी बोला जाता है इसको। जैसे कि हम सेंटर में क्या देखते हैं? लोकसभा, ठीक है, और विधान परिषद जैसे कि राज्यसभा सेंटर लेवल पे, क्लियर है इतना, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट माना जाता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद इतना क्लियर है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है विधानसभा को, लोअर हाउस भी बोला जाता है। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो इसमें मिनिमम जो मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम 500 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? MLA। MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके जो मिनिस्टर्स बैठते हैं, दैट इज MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्या होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग वोट वोट डालते हैं, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं उसमें। उसके अलावा अगर बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में से जो मेजॉरिटी वोट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? अपना जो है जो रूलिंग पार्टी रहती है, यानी कि जो पार्टी जीत के आई है, रूलिंग तो बाद में करेगी, रूल बाद में करेगी। जो पार्टी जीत के आई है वो क्या करेगी? अपना एक लीडर चूज करती है, जिसको क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो इलेक्शन जो आपको पता ही है, इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं एवरी, ठीक है।
तो स्पीकर जो है वो हेड रहता है किसका, पॉलिटिकल जो स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल पार्टी रहती है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को जो प्रिजाइड करता है डेट इज स्पीकर। क्लियर। अब बात करते हैं विधान परिषद की, जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है सबको। ठीक है, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं, और राज्यसभा के इक्वलेंट रहते हैं। ठीक है, तो ओनली 6 ऐसे बाई कैमरलिज्म जो स्टेट है, बाई कैमरल स्टेट हैं, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। ठीक है, और क्या है, यूपी। क्लियर। जे एंड के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना आ जाएगा। क्लियर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्लियर। तो यहाँ पे तेलंगाना मिसिंग है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें क्या रहता है, जितने विधानसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, विधानसभा के मेंबर्स सपोज करो 30 हैं। ठीक है, तो 30 मेंबर्स में से लेस देन क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। ठीक है, 1/3 कितना आएगा, यानी कि 10 आएगा। ठीक है, तो 10 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम संख्या हो जाती है। क्लियर। तो उसमें क्या बोला गया है कि 40 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, तो यानी कि डिबेट डिस्कशन में भी कुछ हिस्सा होना चाहिए लोगों का। ठीक है, तो डिबेट डिस्कशन जो है, अगर 10 मेंबर्स रहेंगे तो क्या डिबेट डिस्कशन होगा। तो 40 मेंबर्स इन्होंने बोला कि अगर 1/3 करके कम आते हैं तो हम मिनिमम कितना रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं। ठीक है, तो 40 मेंबर्स जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं वो हम देख लेते हैं। मिनिमम जो 40 मेंबर्स है, 1/3 जो है इलेक्टेड होते हैं एमएलए के द्वारा, जो स्टेट्स के रहते हैं। 1/3 इलेक्टेड किए जाते हैं जो मेंबर्स रहती है लोकल बॉडीज, यानी कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। पंचायत जो है हमारी कंट्री में कौन से शेड्यूल में रखा गया है, कौन से अमेंडमेंट के तहत पंचायत है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो ऐड ऑन की गई है, प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत बार डिस्कस भी किया है मैंने। और 1/12 जो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेकेंडरी स्कूल। 1/12 जो है इलेक्टेड किए जाते हैं ग्रेजुएट्स जो रहते हैं स्टेट्स के। 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। जैसे राज्यसभा में जो मेंबर्स 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन सी फील्ड से रहते हैं, आर्ट, सोशल साइंस, लिटरेचर, सोशल जो सर्विसेज है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशल स्किल होनी चाहिए इस फील्ड में। तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1/3 जो मेंबर है वो इलेक्टेड किसके द्वारा किए जाते हैं, मेंबर्स जो है लोकल बॉडीज़ के। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो मेंबर्स जो हैं इनको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। मेंबर्स जो रहते हैं यहाँ पे 6 ईयर्स के लिए तो इलेक्टेड रहते ही हैं। ठीक है, बट 1/3 जो है इनको हर 2 साल बाद क्या किया जाता है, रिटायर किया जाता है। हेड जो रहते हैं इस यहाँ पे प्रिजाइड कौन करता है, यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं, वो प्रिजाइड करते हैं जो इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा। राज्यसभा में जो प्रिजाइड किया जाता है राज्यसभा को, वो है वह हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू जी जो है राज्यसभा के चेयरमैन है। ठीक है, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, अभी फिर से न्यूज़ में है। ठीक है, तो ग्लोबल ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2021 का, जो हाल ही में ये इंडेक्स निकल के आया, तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, एक रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा और आपको भूलेगा भी नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है वो रैंक कितनी रही, यानी कि इंडिया की रैंक रही है 7। ठीक है, अगर किसी कंट्री की रैंक 1 है तो वर्स्ट कंट्री माना गया है। ठीक है, अगर रैंक कम होती गई 12, 21, ठीक है, या 20, तो वो क्या है, वहाँ पे जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हमारी जो रैंक रही है वो 7 रही है, तो वर्स्ट देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही ख़राब ये रैंक है। ठीक है, तो 7th पोजीशन पे हम रहे हैं। तो टॉप पे अगर देखें तो यानी कि सबसे ज़्यादा दयनीय कंडीशन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कहाँ पे है, मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालावी। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज़ कौन सी है, ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपको ख़राब देखने को मिल सकती है। क्लियर। अभी हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्लाइड में, तो 10 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है जो एक्सट्रीम वेदर के कारण जो है इनका रैंक जो रहा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा। जैसे मोज़ाम्बिक, ये तो मैंने आपको आपसे पहले डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बिग इकोनॉमीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका रैंक कितना रहा वो भी जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का रैंक रहा 19 रहा, चाइना का 32 रहा, इटली का 35 रहा, रशिया 39, फ्रांस 40, जर्मनी। ठीक है, जैसे हमारा पड़ोसी देश है चाइना, चाइना का 32 रहा है और हमारा देखो 7 है। ठीक है,
अगर बात करें तो इसको एनालाइज़ किया जाता है, इसके 4 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पे इसको एनालाइज़ किया जाता है। यानी कि पहला है नंबर ऑफ डेथ, ठीक है? लोगों की डेथ कितनी हो रही है पर्टिकुलर एरिया में, नंबर ऑफ डेथ पर लैक इनहैबिटेंट्स एंड सम ऑफ लॉसेस, ठीक है? इन यूएस डॉलर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते, और लॉस कितना हो रहा है जीडीपी का किसी भी कंट्री में। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो डाटा है उसको कंसीडर नहीं किया गया है इसमें रैंकिंग 2019 का, क्योंकि 2019 का डाटा लेके ही इसको एनालाइज किया गया है, ठीक है? तो जो है डाटा 2019 का कंट्री का अवेलेबल नहीं था, ठीक है, टेक्निकल रीज़न के कारण। तो यूएसए का जो डाटा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आप लोगों को बात याद रखनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 से रिलेटेड। इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? जर्मन वॉच, ये पहली बात आप लोगों को याद रखनी है। तो 16th एडिशन था इस इंडेक्स का, जो हाल ही में अभी रिलीज़ किया गया है, यानी कि 2021 का। क्लियर है इतना? ये पब्लिश किया जाता है एनुअली। क्लियर? स्टेटमेंट की फॉर्म में ये आ सकता है आपसे कि ये पब्लिश किया जाता है 2 साल में एक बार, ठीक है? ये पब्लिश किया जाता है एनुअली, ठीक है? तो एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। जर्मन वॉच जो है ये बेस्ड कहाँ पे है, ठीक है? ये जर्मनी से बिलोंग करती है, जर्मन वॉच जो इंटरनेशनल ये बॉडी है, तो बॉन एंड बर्लिन, ठीक है? तो ये जर्मनी में रीज़न है ये। इंडेक्स से ये एनालाइज करता है किसी भी कंट्रीज या रीजन की जो इफेक्टेड हुई है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली जो वेदर रिलेटेड लॉस हुए हैं, यानी कि स्पेशली जो स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स देखने को मिलती है किसी भी रीजन में, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उस रीजन के ऊपर या लोगों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ये सारी चीज़ों को इसके तहत क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। इम्पैक्ट जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, फर्टिलिटीज़ यानी कि किन किन लोगों की डेथ हो रही है, इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है इसके चलते, ठीक है? मोस्ट जो रिसेंट डाटा जो अवेलेबल है वो 2019 का है, और 2000 से लेके 2019 तक का डाटा भी एनालाइज किया गया है। 2021 के इंडेक्स की अगर बात करें, इसमें इंक्लूड नहीं किया किसका डाटा? यूएसए का, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डाटा इंक्लूड नहीं किया गया है, आपको रीज़न बता दिया था, ठीक है? तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे जो है, और एज वेल एज बहामास, ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है, ठीक है, इन 2019 के हिसाब से देखें तो। और 2000 से लेके 2019 तक अगर देखें तो प्रोटोरिका, म्यांमार, हाइती, इनका रैंक हाईएस्ट रहा है, ठीक है? तो स्ट्रॉम एंड डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस की वजह से जो प्रेसिपिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा हाई जो रेन देखने को मिली, उसके कारण फ्लड्स देखने को मिले, लैंडस्लाइड्स, आपने यहाँ पे हमारे इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स के जो इश्यूज देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है? तो ये मेजर जो कॉज रही हैं जिसके कारण लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई हैं चीज़ें 2019 के हिसाब से। इंडिया जो है अगर देखें तो लास्ट ईयर हमारी कंट्री की रैंक कितनी थी? 5 थी, ठीक है? थोड़ा इम्प्रूव देखने को मिला है। इस बार जो रैंक रही है 7 रही है, ठीक है? अगर रैंक लो हो रही है इसमें, दैट इज़ हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? तो पहले कितनी थी 2020 में? तो वो थी 5 थी, 2021 में कितनी है? 7 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फ्लड जो है, फ्लड्स का जो मेन कारण रहा है, वो फ्लड्स का मेन कारण का क्या रहा है? हैवी रेन, ठीक है? हैवी रेन की वजह से किसी भी रीजन में क्या आए? फ्लड्स आए। इसके कारण क्या हुआ? 1800 लोगों की डेथ हुई, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपने घरों को छोड़ के, अपने प्लेसेस, अपना गांव शहर छोड़ के लोग क्या हुए? वहाँ से डिस्प्लेस हुए, अनदर प्लेस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कितने थे? 1.8 मिलियन पीपल, ठीक है? तो ये 1.8 मिलियन पीपल ऐसे थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट किया, किसकी वजह से? फ्लड्स की वजह से, ठीक है? जिसके कारण इकोनॉमिक जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो इकोनॉमिक डैमेज यानी कि इकोनॉमिक जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 10 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। इंडिया में अगर देखें तो टोटल 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए। कब? 2019 में। सबसे ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन था साइक्लोन फैनी। आपका होमवर्क ये है, साइक्लोन फैनी जो है ये नाम किसके द्वारा दिया गया, यानी कि कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया, ठीक है? तो मैक्सिमम डैमेज इसके कारण देखने को मिला, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी वजह से, यानी कि हीट वेव्स इंक्रीज हुई, उसके कारण इंटेंसिटी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन्स की वो भी इंक्रीज देखने को मिली। और हीट वेव्स के कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स है वो पिघले, उसके कारण जो ओशियन का और सी का जो लेवल है वो राइज हुआ, उसके कारण फ्लड्स आने आने शुरू हुए। तो जो इलाके हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैप में देखिए, ठीक है?
ये जो कोस्टल एरिया वाला इलाका है, ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये सारी जो बाउंड्री है, ये टोटल कितने हैं, 9 यहाँ पे स्टेट्स देखने को मिलते हैं आपको, और 750 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री हमारी कंट्री की टोटल। क्लियर। तो यहाँ पे अगर सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो जो आसपास की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये क्या हुआ, जो ग्लेशियर पिघले तो ओशन का वाटर क्या हुआ, राइज हुआ, तो कई ऐसी छोटी छोटी जो आइलैंड कंट्री थी वहाँ पे फ्लड्स आए, तो कई आइलैंड्स जो थे छोटे छोटे वो डूब भी गए। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा है। अगर हम बात करें इसके अलावा, ये तो स्लाइड जो है वो कंप्लीट होगी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट किया गया यानी कि इंक्रीज हुआ, ठीक है, हीट वेव्स इंक्रीज हुए, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स या इंटेंसिटी ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की। ठीक है। तो ये सारी जो है बातें, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है। तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है। तो रैंक जो है इसकी हमारी कंट्री की आप लोगों ने याद रखनी है, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, और ये एनुअली रिलीज़ किया जाता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मद्रास के। ठीक है। तो मद्रास के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ट्रांसफ़र किया गया है मेघालय हाई कोर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके अंडर जो काम कर रहे थे जजेस वो 75 थे। अभी वहाँ पे जो मेघालय में जो इनके अंडर काम करेंगे जजेस ओनली 4 है, उसमें से 2 जो है जजेस की सीट्स खाली है। ठीक है। 2 तो एब्सेंट ही रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी ट्रांसफ़र है या पनिशमेंट है। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। ठीक है। तो इनका नाम है चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी। ठीक है। तो मेघालय हाई कोर्ट में इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अभी इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए ये है कि जो जजेस की ट्रांसफ़र की जाती है, इनका नाम रिकमेंड किया जाता है, किसके तहत किया जाता है, क्या क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो बात की जाती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र की जाती है वो किस सिस्टम के तहत की जाती है, वो है कोलोजियम सिस्टम। ठीक है। तो कोलोजियम सिस्टम जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारे इंडिया में कहाँ से आया, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। सिस्टम जो है ये कॉलेजियम सिस्टम, इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो अपॉइंटमेंट करना और ट्रांसफ़र करना जो हमारी कंट्री में जजेस हैं, थ्रू किसके थ्रू, जजमेंट जो रहते सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। यानी कि एक्ट कोई भी नहीं है पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड। ठीक है। और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है। क्लियर। तो इस ये जो केस है सबसे पहला कौन सा निकल के आया, 1981 का केस निकल के आया, जिसमें ये बताया गया कि जो डिक्लेयर किया गया प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो रिकमेंड करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। फिर एक जो जज केस निकल के आया 1993 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्या, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जो है यानी कि जजेस की जो ट्रांसफ़र है उसके बारे में जो बात की जाती है, ये केस कब निकल के आया, 1993 में निकल के आया। ये इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देंगे, इनके साथ जो है 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे बात की गई। फिर थर्ड जज केस निकल के आया 1998 का, सुप्रीम कोर्ट ऑन दी प्रेसिडेंट्स रेफरेंस। ठीक है। यानी कि 143, इस पे क्या रहता है, 143 में 143 में ये रहेगा, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकते हैं। ठीक है। कि किस किस मैटर पे क्या क्या जो है ये डिसीजन बताएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या रहा कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई भी मैटर के ऊपर। और कोलिजियम सिस्टम जो है इसको एक्सपैंड किया गया इसके तहत। पहले कितने मेंबर बॉडी थी, पहले 3 मेंबर बॉडी थी, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दिया गया, यानी कि 5 मेंबर बॉडीज यहाँ पे बना दी गई, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो हैं सीनियर मोस्ट जजेस जो इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये था जो केसेस है रिलेटेड टू कॉलेजियम सिस्टम, यहाँ से निकल के आया है 1981, 1983 और 1998। अब हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो कॉलेजियम सिस्टम है ये हेड किसके द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये कॉलेजियम सिस्टम हेड किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और जो अदर सीनियर मोस्ट जजेस हैं कोर्ट के। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है ये किसके द्वारा
हेड किया जाता है, ये है चीफ जस्टिस जो रहते हैं हाई कोर्ट के, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज रहते हैं ऑफ द डेट हाई कोर्ट, यानी कि कोई भी स्टेट के। क्लियर। तो गवर्नमेंट जो है इसमें जो रोल प्ले करती है, यानी कि इंक्वायरी जो कंडक्ट की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इंक्वायरी भी कंडक्ट करवाई जाती है। किसके द्वारा? इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, कि जो जज है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है चीफ जस्टिस डेट हाई कोर्ट, या किसी भी जज को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसका जो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर वो सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनालाइज की जाती हैं। कोलिजियम सिस्टम का जो है इसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है, कई बार। यानी कि इसको बोलते हैं कि धुंधलापन देखने को मिल रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी कमी है, ठीक है। नेपोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने को मिलता है, और झगड़ा जो है रिलेटेड टू पब्लिक कंट्रोवर्सीज, वो भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सेवरल जो टैलेंट है, स्पेशली जो जूनियर जो जजेस है उनका छुपा दिया जाता है, एडवोकेट्स का भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके तहत ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसको, कॉलेजियम सिस्टम को। अभी हम कुछ एनालाइज करेंगे, यानी कि कोलिजियम सिस्टम और एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम जानेंगे। ओरिजिनली प्रोविज़न अगर देखें, सबसे पहले हम कोलिजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 124 क्लोज सेकेंड, अंडर आर्टिकल 217 क्लोज फर्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या रहता है, जो आर्टिकल 124 है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कंसल्ट किसके साथ कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया के साथ, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जजेस की अगर बात करें, उनके ट्रांसफर की बात करें, तो आर्टिकल 217 पिक्चर में आ जाता है, कंसल्ट करके गवर्नमेंट के जो है चीफ, जो स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं उनके साथ कंसल्ट करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये बाउंडेड नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। किसके तहत? कोलिजियम सिस्टम के तहत। अब जुडिशियल की बात करें तो 1993 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी की बात करें 1998 में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देखने को मिली, ठीक है। तो 1998 में क्या किया गया, तो 5 जज की बेंच यहाँ पे क्रिएट की गई रिलेटेड टू कॉलेजियम सिस्टम। कंपोजिशन इसमें आपको बता ही दिया कि टॉप 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं। वीटो पावर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिकमेंड किया है किसी का नाम, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक बार को तो वो वापस भेज सकती है, अगर दोबारा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसी पर्सन का नाम दोबारा रिकमेंड किया है, तो जो गवर्नमेंट है या फिर प्रेसिडेंट है, तो वापस दोबारा उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उनको अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीटो पावर है इसकी। क्लियर। नेक्स्ट है एनजीएसी, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये याद रखिएगा, ये 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, ठीक है, रिलेटेड टू जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है, पार्लियामेंट ने यहाँ पे क्या किया, एक एक्ट पास किया, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, ताकि रेगुलेट किया जा सके जो प्रोसीजर है एनजीएसी का, ठीक है। इसको एनजीएसी के तहत क्या किया गया, कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया गया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किया गया 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, एनजीएसी, ठीक है, इसके तहत एनजीएसी लाया गया, और अप्रैल 13 2015 को इसको फोर्स में लाया गया। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे क्या किया गया, इट कुड नॉट टेक ऑफ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन अंटिल पिटिशन अगेंस्ट द न्यू सिस्टम वर डिसाइडेड। इन्होंने क्या बोला कि अगर ये चीज़ें सारी देखने को मिलेंगी, तो ये जो है गवर्नमेंट जो है ये अपनी जो बात कर सकते हैं, अपने जो मोस्ट जो फेवरेट जजेस हैं उनको अपॉइंट करेगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो कंपोजिशन इसमें क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, और यूनियन लॉ मिनिस्टर उनके साथ 2 एमिनेट पर्सन्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्स की बात की गई। क्लियर। कोलिजियम सिस्टम में 5 मेंबर्स की बात की गई, और यहाँ पे 6 मेंबर्स की बात की गई। अब मुद्दा क्या था कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो 3 जो हैं एक पर्सन के ऊपर हट गए, तो 3 एक पर्सन के ऊपर, तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया। तो
बात की गई कि कोलिजियम सिस्टम ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टू भी दो मिनिमम यहाँ पे बोला गया कि अगर टू जो जजेस है एक पर्सन के ऊपर जो है अपना डिसीजन सुनाएंगे, ठीक है, तो वो जो डिसीजन जो है वो माना जाएगा, ठीक है। तो एनजीएसी नॉट अ रिकमेंड पर्सन इफ एनी टू मेंबर डिड नॉट एग्री। यहाँ पे क्या बोला गया, वीटो पावर दी गई एनजीएसी के तहत कि अगर दो मेंबर जो है वो एग्री नहीं होंगे किसी भी पर्सन की अपॉइंटमेंट को लेके, तो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया इसके तहत कि भाई ये सही चीज़ें नहीं है, इससे कॉन्फ्लिक्ट और पैदा हो सकता है, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम जो है ये पिक्चर में रहा फिर से, तो एनजेएसी को नल एंड वाइड करार कर दिया गया। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री में, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें तो अपेक्स जो जुडिशियल जो बॉडी माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे सुबॉर्डिनेट कोर्ट, सुबॉर्डिनेट जज क्लास सेकंड, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और मुंशीज जो देखने को मिलते हैं, कोर्ट मुंशीफ कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ द सब जज थर्ड क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। हाई कोर्ट जो है, टोटल हाई कोर्ट्स हमारे कितने हैं इंडिया में, वो 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो टोटल स्टेट्स कितनी है, 28 है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 25 हाई कोर्ट्स कैसे हैं। यहाँ पे आप देखिए कई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कंबाइन हाई कोर्ट है। क्लियर? अंडमान एंड निकोबार का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट में। तो ऐसे जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक दूसरे की स्टेट्स के साथ क्या है, वो कंबाइन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो टोटल हाई कोर्ट्स यहाँ पे कितने, 25 है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ पे है, बेंच ऑफ कहाँ पे, लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें आंध्र प्रदेश के कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश की अमरावती में है। बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो मुंबई में है, ठीक है। तो इनका जो औरंगाबाद और नागपुर, ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र है, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरी स्लाइड आप पढ़ लीजिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मध्य प्रदेश का कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए जबलपुर में। गुवाहाटी का है। गुवाहाटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी जो है बेंच कहाँ पे है, कोहिमा है, जावल है और ईटानगर में है, ठीक है। तो ये स्लाइड आप पूरी पढ़ लीजिए ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया कोलिजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। एनजेएसी का मुद्दा क्या था, कहाँ से कोलिजियम सिस्टम निकल के आया, केसेस कौन कौन से थे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने काफ़ी सारी डिटेल में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दादा साहेब पुरांदे की बात हो रही है यहाँ पे। दादा साहेब पुरांदे जो हैं ये हिस्टोरियन थे, राइटर थे हमारी कंट्री में, जिनकी हाल ही में ही अभी डेथ हुई है। तो ये इनको बलवंत मोरेश्वर पुरांदे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम यही है। इनका जब जन्म हुआ था कब हुआ, 29 जुलाई 1922 महाराष्ट्र रीजन में हुआ। पॉपुलरली इनको क्या बोला जाता है, बाबा साहेब पुरांदे बोला जाता है। और ये ऑथर हिस्टोरियन रहे हैं। इनके द्वारा छत्रपति शिवाजी जो महाराज है इनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। फेमसली जो एंटाइटल किया गया है शिव शहीद, डैट इज शिवाजी स्पॉइट, ठीक है। यानी कि शिवाजी स्पॉइट के नाम से इनको जाना जाता है कि शिवाजी के पॉइंट हैं, ठीक है। यानी कि शिवाजी की लाइफ के ऊपर इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया। इनके द्वारा बुक भी पब्लिश की गई जिसका नाम था थिंग्या, ठीक है। इनको ट्रांसलेट किया गया ऑन स्पार्क्स ऑन शिवाजी। इसी के साथ साथ इनको बोला जाता है ड्रामा जनता राजा, ठीक है। यानी कि इनके द्वारा ड्रामास जो हैं उस पे भी वर्क किया गया 5 लैंग्वेजेस पे। 1985 की बात हो रही है। ओरिजिनली जो लिखा गया इनके द्वारा मराठी लैंग्वेज में लिखा गया, और इसी ड्रामा के तहत इनको कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा 2007 में। 2019 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2015 में जो अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ठीक है। तो अभी हाल ही में ही महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया है, ये मैंने डिस्कस भी किया था, बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है।
नेक्स्ट अगर बात करें द्वारे राशन स्कीम, तो ये द्वारे राशन स्कीम जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च की गई है, ये है वेस्ट बंगाल के द्वारा। ठीक है, तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसको बोला जा रहा है द्वारे राशन स्कीम, यानी कि घर के यानी कि होम डिलीवरी की जाएगी राशन जो मिलता है। ठीक है, ऐसे शॉप पे लेने जाना पड़ता था, अभी जो है होम डिलीवरी इसकी देखने को मिलेगी इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो इससे इस स्कीम के तहत जो फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट ये है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत क्या रहेगा, होम डिलीवरी की जाएगी फूड ग्रेन्स की, आटा दाल जो जो स्कीम आप देख सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के तहत भी ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के तहत राशन कार्ड जो है लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप, ये नाम है इसका। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो डीलर्स क्या करेंगे, जो राशन रहेगा इनके घर पे डिलीवर करेंगे लोगों के घर पे। ठीक है, जो बेनिफिशरीज रहेंगे इसके बेनिफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, ये तेलंगाना का एक विलेज है। ठीक है, जिसको अगर बात करें तो इसको, जिसका नाम है पोंचमपल्ली विलेज, इसको क्या किया गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, पोंचमपल्ली विलेज ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पोंचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना, जिसको अभी सिलेक्ट किया गया है वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अवार्ड जो है ये कब दिया गया, ओकेजन अगर बात करें तो ओकेजन की, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली हेल्ड हुई 24 कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन। ठीक है, दिसंबर 2021 में अभी होगी। ठीक है, तो उसके तहत ये अनाउंस किया गया है, तब ये असेंबली में इसको अवार्ड से नवाजा जाएगा हमारी कंट्री को। यूनाइटेड जो नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, एक ऑर्गन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इनके द्वारा ड्राफ्ट रेडी किया गया था रूरल टूरिज्म पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, इनके साथ प्रमोट किया गया टूरिज्म विद इन आवर विलेज। ठीक है, और साथ ही साथ लोकल आर्ट क्राफ्ट को कैसे प्रमोट करना है, यानी कि और रूरल इकोनॉमी को भी प्रमोट करना है हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अगर बात करें, पहले जो है रुद्रेश्वर टेम्पल को, जिसको रामप्पा टेम्पल बोला जाता है, मुगलू डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से। ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो टोटल 40 है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हमारे इंडिया में। रुद्रेश्वर टेम्पल के साथ साथ धोलावीरा जो गुजरात में है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो गांव है धोलावीरा, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, पोंचमपल्ली जो विलेज है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये नालगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तेलंगाना। इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो साड़ीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और साड़ी के ऊपर जो डिज़ाइन है उसको इक्कत बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है इसको इक्कत बोला जाता है। ये स्टाइल जो है पोंचमपल्ली इक्कत, इस स्टाइल को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेटस से भी नवाजा गया 2004 में। पोंचमपल्ली जो है ये यूनिक वीविंग स्टाइल है, इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलता है इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो रिसीव किया गया इसके द्वारा जीआई टैग, और स्पेशल फोकस दिया गया थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स का जो मंत्र है वोकल फॉर लोकल, और ये पार्ट है किसका, आत्मनिर्भर भारत का भी। 2015 में जो है रिकॉग्नाइज किया गया इसको डाइवर्सिटी वीविंग टेक्निक। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट भी किया गया इसके चलते नेशनल हैंडलूम डे, कब, 7 अगस्त को। ठीक है, तो 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो पंचमपल्ली जो विलेज है इसको किस नाम से जाना जाता है, भूधन पंचमपल्ली। ठीक है, क्यों, क्योंकि भूधन मूवमेंट यहाँ पे चलाया गया था, जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, कब, 18 अप्रैल 1951 में। आचार्य जो विनोबा भावे हैं इनको फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया, फर्स्ट पर्सनैलिटी थी जिनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया 1958 में, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है मरणोपरांत, यानी कि पोर्थोमिशली, कब, 1983 में। क्लियर है।
अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो काम करती है प्रमोट करने के लिए जो रीजनेबल, सस्टेनेबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म है उसको। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1975 में किया गया। हेडक्वार्टर इसके मैड्रिड स्पेन में है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ये एनकरेज करती है कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म से रिलेटेड। मैक्सिमाइज टूरिज्म जो है इको इको जो है सोशो इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है मिनिमाइज करने के जो पॉसिबल जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलती है उसको कैसे हमने मिनिमाइज करना है, इसका मोटिव रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की। अगर कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।